गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है सबको मेरी? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। थम्स अप करो। यस, वेरी गुड। तो आपने प्रीवियस क्लास में वर्ड विचार चैप्टर पढ़ा था। आई होप आपने उसका सभी वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। सर ने आपको वर्क दिया था और वर्ड विचार टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जैसे तो परेशान टॉपिक करते पढ़ेंगे हमारा शब्द विचार। ओके, शब्द विचार। 1 मिनट, जस्ट मिनट बेटा, मैं एडमिट कर लेती हूँ सभी को। ओके, शब्द विचार टॉपिक पढ़ने से पहले हम वर्ड विचार को ही देखते हैं कि शब्द कैसे बना। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हमने क्या कहा था? वर्ण कहा था। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। देख लेते हैं हम, जैसे क, प्लस म, प्लस ल, तो क्या बना? ये है कमल। तो वर्णों से मिलकर शब्द बन गया कमल। तो यह हमारा क्या कहलाएगा? शब्द। तो हमारी शब्द विचार की परिभाषा है कि शब्दों के वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। कमल का अर्थ निकल रहा है, कमल क्या है? फूल है। तो वर्णों के सार्थक समूह को समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। इस तरह आप परिभाषा को ध्यान में रखिए। वर्ड विचार आपने पढ़ा था कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों से मिलकर क्या बनता है? वर्णों से मिलकर शब्द बनता है। और वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। तो शब्द के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द कौन कौन से होते हैं। वर्ण के बारे में हमने सीखा, अब आज हम शब्द के बारे में सीखेंगे। तो शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर। और नेक्स्ट है हमारा अर्थ के आधार पर। तो हमने शब्दों का वर्गीकरण देखा। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आपको लास्ट वाला नहीं लिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ के आधार पर। तो आज हम इन्हीं का डिटेल में अध्ययन करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द के भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर कौन से होते हैं, रचना के आधार पर कौन से होते हैं और अर्थ के आधार पर कौन से होते हैं। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर पीडीएफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया करते हैं। और अविकारी शब्द में हम क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक का अध्ययन करते हैं। रचना के आधार
शब्द यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द का अध्ययन करते हैं, वही अर्थ के आधार पर हम सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द का अध्ययन करते हैं। तो मैं पीडीएफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह कौन कौन से शब्द हैं और उनको हम देखते हैं। सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रही है पीडीएफ? सभी को दिखाई दे रही है? थम्स अप करो। यस। तो मैं वापस शब्द की परिभाषा समझाती हूँ, अभी मैंने समझाया है। बेटा स्क्रीन टच ना मत करो। ओके। तो वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह है जिसका कोई अर्थ हो, वह शब्द, वह समूह शब्द कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की आदि। तो शब्द विचार का वर्गीकरण मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के उत्पत्ति के आधार पर। 1 मिनट बेटा, मैं एडमिट कर लेती हूँ स्टूडेंट। तो हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। कल से सब बच्चे टाइम पे एडमिट होना। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अभी मैंने आपको बताया सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिनका कोई अर्थ होता है, जैसे गुलाब। गुलाब क्या है? एक फूल है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कमल, आदमी, विषय आदि। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है वे क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो, वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा हो, जो शब्द अर्थहीन है, वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देना, अब देना के साथ जुड़ा वेना, तो ये क्या है? निरर्थक है। मुक्का, बुक्का आदि। तो सार्थक शब्द वही कहलाएंगे जिनका कोई अर्थ हो, और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं हो। रचना या बनावट के आधार पर देख लेते हैं हम। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उनका क्या है? उनका अर्थ कोई विशेष हो, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। उनका टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। वो अर्थ तो विशेष प्रकट कर रहे हैं, उनका अर्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम उनके टुकड़े कर देते हैं तो उनका क्या है? वह शब्द निरर्थक हो जाते हैं। जैसे जल। अब जल को हम टुकड़े करते हैं ज प्लस ल, जल। तो जल का कोई क्या है? टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कल देखते क प्लस ल, ज प्लस प, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, नल, ना प्लस ल, शेर, शे प्लस र इत्यादि शब्द होते हैं जो विशेष अर्थ तो प्रकट करते हैं, लेकिन टुकड़े करने पर वह क्या हो जाते हैं? निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके बाद सेकंड है हमारा यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। दोनों शब्द उसमें क्या होते हैं? सार्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ प्रकट हो, जिसका कोई अर्थ निकले। तो दोनों सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं।
इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं। अगर इनके टुकड़े करें, दोनों शब्दों के टुकड़े करते हैं तो भी उनका अलग अलग अर्थ भी निकलता है। जैसे आप देखिए यहाँ स्वदेश, तो स्व प्लस देश, तो स्व यानी अपना, अपना देश, तो अपना देश स्वदेश कहलाता है। देव प्लस आलय, देव यानी भगवान, आलय यानी घर, तो जो भगवान का घर होता है, मंदिर होता है, वह क्या कहलाता है? देवालय। इसी प्रकार हम देखते हैं कुपुत्र, कु यानी बुरा और पुत्र यानी बेटा, तो जो बुरा पुत्र है उसको हम क्या कह रहे हैं? कुपुत्र। तो इस तरह यौगिक शब्द के दो सार्थक खंड किए जाते हैं और दोनों खंडों का क्या है? अर्थ अलग अलग निकलता है, वह क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं योगरूट शब्द। ऐसे शब्द किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हैं एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योगरूट शब्द कहलाते हैं। तो सार्थक शब्द तो होंगे उसमें, पर वह तीसरे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करेंगे। जैसे दशानन, दश प्लस आनंद, इसका अगर हम विग्रह करते हैं, दश प्लस आनंद 10 मुखों वाला अर्थात रावण, तो ये क्या है? विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार देखिए पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, पंक प्लस जय, पंक यानी कीचड़, जय यानी उत्पन्न होने वाला, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, इसका तीसरा अर्थ क्या है? कमल, क्या कहलाएगा? कमल। तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? हम समास भी पढ़ेंगे, आपने समास पढ़े, तो ऐसे शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। योग रूट शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो रचना के आधार पर हमने तीनों टाइप्स पढ़े, रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। इसके बाद हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किन्हें कहते हैं हम? ऐसे विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, विकार का जो बदल जाते हैं, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। कि उनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार वे परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे लिंग है यहाँ पर बच्चा पढ़ता है, अब इसको हम परिवर्तित करके देखते हैं, तो बच्चा को हम क्या बना सकते हैं? बच्ची, ई लगाकर। तो लिंग को हमने क्या कर दिया? बच्चे में ई लगाकर लिंग को हम परिवर्तित कर कर बच्ची, पढ़ता को में भी ई लगा दिया, पढ़ती है। तो इस तरह लिंग परिवर्तन हो गया, बच्चा पढ़ता है और बच्ची पढ़ती है। तो विकारी शब्द कहने का तात्पर्य है, विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। विकार का अर्थ ही परिवर्तित होता है। इसके बाद हम देखते हैं वचन। वचन में देखता है बच्चा सोता है। अब वचन को हमने यहाँ तो एक बच्चा सो रहा है और वहां हमने कर दिया बच्चे सोते हैं, अनेक बच्चे सो रहे हैं। तो इस तरह वचन में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। लिंग में परिवर्तन हो गया, वचन में भी परिवर्तन कर सकते हैं हम। इसके बाद कारक, बच्चा सोता है तो बच्चे को सोने दो, तो ये कारक में भी परिवर्तन हो गया। तो आपने देखा कि ये ऐसे उदाहरण देख सकते हैं कि बच्चा शब्द है, ये लिंग शब्द एवं कारक के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं। अतः यह शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। के बाद हम देखते हैं अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिन वो क्या है? परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता है एवं जो अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब बदलते नहीं हैं, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तथा, धीरे, इन शब्दों का हम क्या है? लिंग, वचन, काल आदि में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। किंतु, परंतु, तेज, अधिक आदि शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं।
अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत् प्लस सम। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं हम समझते हैं। तत् यानी उसके और सम यानी समान, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं कि उनको हमने संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों उठा लिया, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया, वह क्या कहलाते हैं? उसी के समान, वैसे के वैसे बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में उनको हम प्रयोग में करने लग गए। जैसे पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, अग्नि, पुस्तक आदि। अगर अब इनको परिवर्तित करते हैं तो वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी अग्नि शब्द है, अग्नि को हम परिवर्तित करके आग लिखते हैं तो वह तद्भव के अंतर्गत आएगा, और अगर अग्नि लिखते हैं तो वह किसके अंतर्गत आएगा? तत्सम के अंतर्गत आएगा। पुष्प को अगर हम पुष्प लिखते हैं तो वह तत्सम के अंतर्गत आएगा, और फूल लिखते हैं तो वह तद्भव के अंतर्गत आएगा। तो तद्भव शब्द की डेफिनेशन भी हम समझ लेते हैं। तद्भव ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में से हुई थी, लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए, उनको परिवर्तित करके हिंदी में ले आए, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। वे शब्द तद्भव कहलाएंगे। उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से तद्भव शब्द है। दुग्ध, दुग्ध का प्रयोग अगर हम तत्सम शब्द में करते हैं, ये तत्सम शब्द है दुग्ध, और इसका परिवर्तित रूप क्या हुआ? दूध, ये तद्भव शब्द है। अग्नि, अग्नि शब्द है हमारा तत्सम, और आग है हमारा तद्भव। इसी तरह कार्य, कार्य शब्द है हमारा तत्सम, और काम शब्द है हमारा तद्भव। तो इस तरह आप तत्सम और तद्भव शब्द को क्या है समझ गए होंगे, इनके अंतर को भी आप समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। भारत में बहुत सारी बोलियां हैं, अलग अलग प्रांत, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली बोली जाती है। अब उन बोलियों के शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम, तो आदि सभी विभिन्न स्थानीय बोलियों का प्रयोग हम अपने हिंदी भाषा में करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। इसी तरह हम देखिए विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से आए हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में भी विदेशी शब्दों का बिना परिवर्तन के प्रयोग में उनको प्रयोग में लाया गया है। यह विदेशी जातियों से प्रयोग में, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से हुआ है। ये विदेशी शब्द किसी भी भाषा के हो सकते हैं, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से ये शब्द क्या है? हिंदी में आए हैं। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं विदेशी शब्दों के। निम्न उदाहरण जैसे अंग्रेजी के शब्द जो प्रयोग में लिए गए हैं, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल आदि। फारसी भाषा से लिए गए हैं अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर आदि। अरबी भाषा से लिए गए हैं औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून,
खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि। इसी तरह तुर्की भाषा से लिए गए हैं कैंची, चाकू, तोप, बारूद, दारोगा, बहादुर आदि। इसी तरह पुर्तगाली भाषा से भी लिए गए हैं अचार, आलपिन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफी, कमीज आदि। इसी तरह फ्रांसीसी भाषा के शब्द भी हम देख लेते हैं पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि। इसी तरह चीनी भाषा के शब्द हैं यहाँ पर तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। यूनानी भाषा के शब्दों को देखते हैं टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा आदि। तो आपको देखना है कि विदेशी शब्द में भी ये कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी का है, चीनी का है, यूनानी का है, इस तरह इनका अलग अलग दे रखा है। जापानी में रिक्शा आदि। तो इस तरह हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। सबसे पहले फर्स्ट टाइप था हमारा, चारों आधारों पर हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। आगे पढ़ने से पहले क्या क्या हमने पढ़ा, आपको क्या क्या याद रखना है, स्टार्टिंग से देखिए। तो आज मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले शब्द की परिभाषा, कि शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों से मिलकर तो वाक्य बनता है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो परिभाषा में वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। शब्द का वर्गीकरण हमने चार आधारों पर पढ़ा। अर्थ के आधार पर दो भेद हमने पढ़े थे, सार्थक और निरर्थक। बनावट या रचना के आधार पर तीन भेदों को हमने पढ़ा था, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर भी हमने शब्दों के दो भेद पढ़े थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द के चार भेद पढ़े थे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो आपको शब्द विचार का वर्गीकरण याद रखना है और शब्द की परिभाषा याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इनका वर्कशीट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। यश धागा 6D, अब आप एडमिट हो रहे हो क्लास में, क्लास ओवर होने वाली है और आप अब एडमिट हो रहे हो, टाइम पे एंटर हुई है। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज शब्द विचार चैप्टर पढ़ा, कल हम इसका वर्क करेंगे। तब तक आप क्या रखना, शब्दों का वर्गीकरण और इसका भेद याद रखना। ओके स्टूडेंट्स।